अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की खौफनाक कहानियों में आप सभी सुनने वालों को खुशामदीद। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। जुल्फ़कार कहते हैं कि एक दफ़ा नाना जी बताते हैं कि शहर से कुछ लोग आए। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, कुछ कारोबारी लोग थे। जैसे वो शाह साहब के पास आए, आकर ये कहने लगे कि हम लोग फ़लाँ शहर से आए हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं। शाह साहब ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आप लोग मुसीबत में हैं। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों का ईंटों का भट्टा है। जिस तरह से हम लोगों का जो ईंटों का भट्टा है वो एक पहाड़ी इलाका है, उसके पास ही हम लोगों का ईंटों का वो भट्टा है। तो आसपास आबादी कम होती है। वहाँ पर कुछ अरसे से हम लोगों के जो मजदूर हैं उनके साथ बहुत खौफनाक और अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। वाक़यात ये हो रहे हैं कि हम लोगों के कुछ मजदूरों को जिंदा कोई मखलूक जला गई है। वो कुछ तो बच गए हैं, बहुत ज़्यादा जल गए हैं, झुलस गए हैं, लेकिन एक मजदूर की मौत भी हो चुकी है। जब से उस मजदूर की मौत हुई है उसके बाद शाम के बाद भट्टे के करीब कोई जा सकता ही नहीं है। उस साइड पर जब जाने की भी कोशिश करते हैं तो एक औरत की खौफनाक चीखें सुनाई देती हैं और बाकायदा जिस तरह से कोई औरत रोती भी है। जब दूसरे मजदूरों से पूछा गया तो उनका ये कहना है कि हम लोग तो यहाँ पर जैसे काम करते हैं, शाम का वक्त था, हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे तो हम लोगों को भट्टे के पास से खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी। अक्सर शाम के वक्त भी भट्टे में ईंटें लगाई जाती हैं कि जब वो पक जाती हैं तो फिर उनको निकाल कर रखते हैं, वो सुबह तक फिर वो सारी पक जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। तो हम लोग जब करीब जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक खौफनाक चेहरे वाली औरत है और उसका कद भी वो भट्टे जितना ही है। वो जो जिसमें वो लगाते हैं ईंटों को वो बहुत ऊंचा सा एक होता है, उस जितना ही उसका कद है। बस हमें एक झलक वो नजर आई है। 2 मजदूर तो वहीं गिरकर बेहोश हो गए। बाकी के जो 3 मजदूर थे उनको उसने उसी भट्टे में जैसे गिरा दिया। अब वो अभी वो पकाना शुरू ही किया था, उसको जलाया ही था, तो वो 2 तो बच गए, आधा जिस्म उनके भी जल गए, लेकिन जो एक था वो बच नहीं सका, वो जान से हाथ धो बैठा। उसके बाद वो जगह बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा हो गई है। बहुत से मजदूर वहाँ से भाग गए हैं। हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन की, पता किया, वहाँ पर रात को जाने की कोशिश की, हम लोग वहाँ पर जा नहीं सकते। जब भी करीब जाने की कोशिश करते हैं एक औरत के रोने की और चीखने की आवाज़ें आती हैं। हम बहुत दूर से आए हैं, हमारी मदद करें और हमें बताएं कि ऐसे कौन से मामला आते हैं वहाँ पर। शाह साहब ने जब पढ़ाई की तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर एक पिछड़ पैरी चुड़ैल का बसेरा हो गया है। आप लोगों की जिस जगह पर वो भट्टे की सारी वो जगह है, जो आपका भट्टा है जहाँ पर, वहाँ पर करीब कुछ पुराने पहाड़ भी हैं। उन पहाड़ों में वो चुड़ैल, वो मखलूक आफत रहती है। लेकिन जिस तरह से ये मखलूक़ात इंसानों पर हमलावर होती हैं तो वो कहीं इस साइड पर निकल आई और फिर उसने उन इंसानों को जानी नुकसान भी दिया और उसके बाद उसने अपना बसेरा वहाँ पर कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पर इंसान आते ही आते हैं। अगर आप लोग मगरिब के बाद उस भट्टे के पास जाएंगे तो आप लोगों को जानी नुकसान देगी, दिल ही निकाल लेगी, पता भी नहीं लगने देगी। आप लोगों को वहाँ पर एक औरत दिखाई देगी, जो औरत इंसान के रूप में भी आपको नजर आएगी, लेकिन वो आम औरत नहीं होगी, वो वही मखलूक है जो औरत का रूप धार कर भी सामने आ सकती है। तभी उन आदमियों ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। परसों रात की बात है, हम लोग मगरिब के बाद का टाइम था, तो हम लोग परेशान थे कि हम लोगों ने कुछ ऑर्डर्स देने थे। हम लोगों को जिस तरह से ईंटें बनाने के हम लोगों को ऑर्डर्स मिले होते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पर जाकर वो देखना था कि जो सामान माल तैयार है वो कितना एक हो चुका है। जैसे करीब जाने लगे तो एक औरत को देखते हैं काले स्याह लिबास में। वहाँ पर एक बंजर दरख्त है एक कोने पर, उसके पीछे पहाड़ है, उसके नीचे खड़ी थी। बस हमने उस औरत को वहाँ पर खड़े देखा है। जैसे हम लोग ईंटों के करीब 5 मिनट बामुश्किल रुके हैं, वहाँ पर आंधी चलने लग गई। इतनी तेज आंधी चली कि ऐसे लग रहा था कि हम लोगों जैसे वो हवा उड़ा कर ले जाएगी, और वो औरत टस से मस नहीं हो रही थी। तभी देखते देखते वो औरत गायब हो गई। शाह साहब ने कहा वो वही मखलूक थी। कोशिश करें कि वहाँ पर मगरिब के बाद ना जाएं। अगर उसने किसी एक भी इंसान का कलेजा, दिल निकाल कर चबा लिया तो फिर वो वहाँ से कभी भी नहीं जाएगी।
ابھی اس کو وہاں سے کوئی بھی انسان کھانے کو نہیں ملا، ابھی اس نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایسے ہی روتی ہیں یہ مخلوقات۔ تو پھر شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ وہاں پر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا معاملہ آتا ہے، ہم لوگ جمعرات سے پہلے نہیں آ سکتے۔ اب جمعرات میں 2 دن باقی تھے۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے ہم لوگوں کو لے جانے کے لیے۔ گاڑی پر وہ لوگ ہمیں ساتھ لے کر گئے۔ بہت دور بالکل ویرانوں پہ وہ اینٹوں کا بھٹا تھا، کیونکہ وہ لوگ وہاں سے وہ پہاڑی مٹی لے کر تو اینٹیں بناتے تھے۔ وہاں پر جب ہم لوگ گئے، مغرب ہونے والی تھی۔ شاہ صاحب نے ان سب کو کہا کہ آپ لوگوں نے گاڑی سے باہر فی الحال نہیں آنا۔ میں، شاہ صاحب اور ان کے 1-2 خادم تھے، ہم لوگ چلے گئے بھٹے کی طرف۔ لائٹس وہاں پر ہر طرف لگی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا کام ہی ایسا ہوتا ہے، روشنی تو خاصی تھی۔ وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے جیسے شاہ صاحب نے حصار کیا ہم لوگوں کے اوپر بھی، اپنے اوپر بھی، اور وہاں پر جا کر اس جگہ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ خاصی جگہ پر وہ پھیلا ہوا بھٹا تھا۔ جس طرف وہ بنجر درخت تھا کیکر کا، اس طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ تبھی ایک دم سے جس طرح سے ایک عورت نمودار ہوئی، وہ عورت جو تھی وہ وہی مخلوق تھی، دور بیٹھ کر روئے جا رہی ہے اور بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، بس یہ ایک لفظ بول رہی تھی۔ شاہ صاحب نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور یہ ہم لوگوں کو بھی اشارہ کیا کہ اس طرف نہیں دیکھنا۔ اب وہ مسلسل بین کیے جا رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے وہ عورت غائب ہوگی، رونے کی آوازیں بھی غائب ہوگی۔ شاہ صاحب نے وہاں پر ایک جگہ پر حصار کیا اور بیٹھ کر پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جو ہی انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کی، ایسا لگا کہ جس طرح سے ہوا میں اٹھا اٹھا کر کوئی اینٹیں پھینک رہا ہے، دور دور پھینک رہا ہے، ہمارے قریب نہیں، دور دور اینٹیں پھینک رہا ہے، کوئی اس بھٹے کے اوپر اینٹیں مار رہا ہے، وجود کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اتنی اینٹیں پھینکی، اتنی اینٹیں پھینکی، کوئی ادھر پھینک رہی تھی، کوئی ادھر پھینک رہی تھی، ایک طوفان برپا کر دیا۔ 7 خوفناک چیخیں گونج رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بھٹے کے آس پاس اتنے پرندے، سب الو، اتنے خوفناک الو تھے، وہ اتنی خوفناک آوازوں میں چیخ رہے تھے، بول رہے تھے، رو رہے تھے۔ شاہ صاحب نے پڑھائی جاری رکھی۔ تقریباً 5-10 منٹ یہ کام چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ سارے الو جیسے اس بھٹے کے اندر چلے گئے۔ کچھ بھٹے کے اوپر بیٹھ کے ان کی وہ خوفناک آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ تبھی شاہ صاحب نے پھر اپنی پڑھائی جاری رکھی اور شاہ صاحب نے اسی حصار والے حصے کے اندر سے کچھ مٹی اٹھائی، اس کے اوپر کچھ کلام وغیرہ پڑھ کر ہوا میں اچھالی اس بھٹے کی طرف اور ان اینٹوں کی طرف۔ تبھی وہاں پر وہ مخلوق اپنے اصل روپ میں ظاہر ہوئی۔ اس کا اس بھٹے جتنا ہی قد تھا، جہاں تک اوپر سر جاتا تھا وہ عورت، ایک طوفان اتنی لمبی عورت کھڑی ہوئی تھی، بالکل بلیک کلر کی، جیسے کوئی کالے رنگ کا ایک باقاعدہ پردہ ہے جو ہوا میں لہرا رہا ہے۔ وہ ایک سر کٹی ڈائن تھی جو ان پہاڑوں میں، ان غاروں میں، ان ویرانوں میں رہتی تھی، جہاں سے وہ ان انسانوں کی بو پر اس طرف آ گئی۔ شاہ صاحب نے اسے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، یہاں سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملنا، ورنہ جس بھٹے میں تم نے ان مزدوروں کو پھینکا ہے، اسی بھٹے میں میں نے تمہیں قید کر دینا ہے، بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ اب وہ رونے لگی، چلانے لگی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں یہیں پر رہوں گی، یہ میری جگہ ہے، مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ شاہ صاحب نے پھر مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کر پھر پڑھائی کر کے اس بھٹے کی طرف جہاں پر وہ موجود تھی پھینک دی۔ جیسی وہ مٹی پھینکی، وہ تو جس طرح سے ایک دم سے اس کو کچھ جھٹکا لگا اور وہ دور بالکل ان پہاڑوں والی طرف چلی گئی، چلانے لگی، رونے لگی۔ شاہ صاحب نے اس کو پھر کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ تبھی بہت زیادہ خوفناک ایک چیخ گونجی اور وہ جس طرح سے باقاعدہ کوئی کالے رنگ کا دھواں ہوتا ہے وہ غائب ہو گئی۔ شاہ صاحب نے بیٹھ کر وہاں پر مسلسل 20 منٹ تک پڑھائی کی، وہ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ سارے جو الو تھے وہ بھی ہواؤں میں اڑ کر غائب ہو گئے۔ شاہ صاحب نے حصار توڑا، ہم لوگوں کو بھی باہر نکالا حصار سے، باقاعدہ ساری جگہ کا جا کر جائزہ لیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ مخلوق موجود ادھر ہی ہے، ان پہاڑوں کے پیچھے، اب وہ اس طرف نہیں آ سکتی، اس کی حدود اس کیکر کے درخت کے اس طرف تک ہے، وہاں سے کوئی تم لوگوں کو آواز دے، کوئی بلائے، مدد کے لیے پکارے، تم لوگوں نے اس کیکر کے درخت کے اس طرف نہیں جانا۔
वहां पर तुम कुछ भी देख लो, आग लगती हुई देख लो, जो भी देखो, अब वो इस तरफ नहीं आ सकती। शाह साहब ने बाकायदा वहां पर हिसार खींचा, उस कीकर के दरख्त से लेकर वो भट्टे की पूरी हदूद तक, और कहा कि वो सर कटी डाइन दोबारा इस तरफ नहीं आ सकती। उसके बाद फिर वहां पर पढ़ाई की कि दोबारा वो अपना आप जाहिर करती है या नहीं। उसने जाहिर नहीं किया। हम लोग वहां से वापस आ गए। 15-20 दिन के बाद वो लोग वापस आए और आकर ये कहा कि अब वहाँ पर मजदूर रात के वक्त भी काम करते हैं, लेकिन जैसे ही रात के वक्त वहाँ पर काम करते हैं, हमें उस कीकर के दरख्त की दूसरी तरफ पहाड़ों के पास से बहुत खौफनाक आवाज़ें आती हैं। बाकायदा एक औरत आवाज़ें देती है, पुकारती है, जैसे वो अपनी तरफ बुलाती है। हमने कई बार वहाँ पर आग जलती भी देखी है, आग के शोले भी देखे हैं, और बाकायदा नजर आता है कि जिस तरह से कोई औरत वहाँ पर देर रात के बैठ कर रोती रहती है और फिर गायब हो जाती है। तो शाह साहब ने इस तरह से उस सरकटी डाइन को वहाँ से, उस भट्टे से निकाल कर उन पहाड़ों में वापस भेज दिया। तो ये कहानी हमें नाना जी ने सुनाई। नाना जी कहते हैं कि मैंने खुद भी उस मखलूक को देखा। जब हम लोगों ने ये बात सुनी, हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नाना जी ने ऐसी ऐसी मखलूकात को इन अमलियात के दौरान देखा। नाना जी बताते हैं कि जिन्नात इतनी एक इकसाम के होते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें बनकर। जैसे नाना जी का एक और भी किस्सा है। नाना जी बताते हैं कि एक दफ़ा वो किसी गांव में थे, वहाँ पर किसी के इलाज के लिए गए, तो उन लोगों का एक बहुत खूबसूरत बागीचा था। तो उन्होंने नाना जी से कहा कि आप इस बागीचे को भी देखें आकर, यहाँ पर अक्सर हमें असरात महसूस होते हैं। फूलों की टोकरियाँ हम लोग बनाते हैं, तो फूलों की टोकरियाँ अक्सर गायब हो जाती हैं। अक्सर 5 टोकरियाँ पड़ी होती हैं, 2 मिनट बाद देखते हैं तो 2 टोकरियाँ होती हैं। नाना जी कहते हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे जिन्नात थे जो फूलों की टोकरियों का रूप लेकर बैठ जाते थे, इंसानों को डराने के लिए, तंग करने के लिए। छोटे छोटे बोने, छोटे छोटे बच्चे उस बागीचे में बेतहाशा जिन्नात थे। फिर नाना जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक और बहुत खौफनाक चीज़ को देखा। जो देव था वो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा, और वो इतनी भयानक कहानी है कि उसको सुनकर हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। नाना जी बहुत बहादुर हो गए थे। जब नाना जी ने अमलियात की इस दुनिया में पाँव रखा, शाह साहब की शागिर्दी में, जब उन्होंने वो बहुत से अमलियात किए अल्लाह के हुक्म से, तो फिर नाना जी भी बहुत बहादुर हो गए थे। वो हर इस तरह की मखलूक को देख भी लेते थे, हम कलाम भी हो जाते थे और उस पर काबू भी पा लेते थे। तो ये थी आज की नाना जी की कहानी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। वैसे ये थी आज की एक नाना जी की कहानी। आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बिल्कुल हट कर एक कॉन्टेंट मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ नाना जी की खौफनाक कहानियाँ हैं। मिलते हैं कल किसी और खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।